चलिए, स्वागत है आप लोग का सभी का। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस डिस्कस किया था, आज जो है हम लोग आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आपका भारत की स्थिति एवं विस्तार से, जो अब जनरली फर्स्ट टॉपिक रहता है। ठीक है, तो वो आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो उससे पहले भारत की स्थिति एवं विस्तार को जानने से पहले हम लोग को थोड़ा सा ग्लोब के बारे में जानना पड़ेगा कि ग्लोब में किस तरीके से किसी भी देश को रिप्रेजेंट करते हैं या उसका लोकेशन किस आधार पर डिसाइड होता है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं। चलिए, ये इसको मान लेते हैं हम लोग, एक ग्लोब मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हम लोग का ग्लोब। ठीक है, अब इसमें देखो कुछ जो है काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, मतलब वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है, बस एक एज्यूम किया गया है ग्लोब को क्लासिफाई करने के लिए। जैसे जनरली आप लोग ग्राफ पढ़ते हैं, ठीक है, ग्राफ में किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से आप ग्राफ पढ़ते हैं। ठीक है, ग्राफ में क्या होता है आपका, इस तरीके से लाइन्स होती हैं। ठीक, ये इस तरीके से अब किसी भी चीज को लोकेट करना रहता था आपको इस ग्राफ में, तो आप उसको किस तरीके से प्रेजेंट करते थे। ठीक है, स्कूल टाइम पे आप लोगों ने ग्राफ पढ़ा था। ठीक, तो इसी तरीके का जो ग्राफ है, यही मान के चलिए ग्राफ। तो ग्लोब में भी कुछ इमेजिनरी लाइंस खींची गई है, कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। इसी आधार पर ग्लोब में या विश्व में विभिन्न देशों को क्या किया जाता है, लोकेट किया जाता है, उनका लोकेशन निर्धारित किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, इन्हीं चीजों को हम लोग अब समझने का प्रयास करते हैं ग्लोब में। तो ग्लोब में जो आपकी आड़ी रेखाएं हैं, ठीक है, जो लैटिट्यूड्स हैं, जो लैटिट्यूड लाइंस है, उसको बोलते हैं अक्षांश। ठीक है, इस तरीके से जो लाइन गई है इसको बोलते हैं अक्षांश। ठीक, जनरली क्या होता है, हम लोग विश्व को है कैसा है, ऑब्लेट शेप में है, एक अंडाकार बोलते हैं। ठीक है, अंडाकार शेप में है, लेकिन जनरली उसको हम लोग जब दिखाना रहता है तो कैसा दिखाते हैं, गोलाकार दिखाते हैं। अब उस अर्थ का क्या होगा, एक सेंटर होगा। ठीक है, सेंटर होगा, उस सेंटर से अर्थ पे विभिन्न, मान के चलो ये देखो, ये क्या है आपका, एक बॉल है मान के चलो। अब बॉल का कुछ सेंटर होगा, बॉल कैसा रहता है, स्फीयर शेप में रहता है। ठीक है, स्फीयर शेप में, इसमें तो आपका सर्कुलर दिख रहा है, अगर 3D में देखोगे तो एक स्फीयर शेप में रखेगा, उसका सेंटर होगा। ठीक है, उस सेंटर से यहां पे एक लाइन आया। ठीक है, अगर इस सेंटर से मैं 0 डिग्री पे, ठीक, फिर इसी सेंटर से कुछ 1 डिग्री पे, 2 डिग्री पे, विभिन्न क्या करते हैं, अलग अलग डिग्री पे खींचते जाते हैं। तो इन्हीं से एक लाइन जाते जाता है इस तरीके से, वो टोटल ऐसे दिखेगा ना ग्लोब में, पूरा अंदर तक जाएगा तो इस तरीके से। तो इसी रेखाओं को अगर हम लोग इस तरीके से मिलाते जाते हैं, क्या करते हैं, विभिन्न कोण में जब इस सब चीज को मिलाते जाते हैं, विभिन्न एंगल में जब, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। आड़ी रेखाएं रहती है, इसको क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड लाइंस। ठीक है, तो देखिए एक जो रेखा है जो एकदम पृथ्वी को, जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश, ये आपका होता है 0 डिग्री पे। ये कितना पे होता है आपका, 0 डिग्री पे होता है। ठीक है, ये कितने डिग्री पे होता है, 0 डिग्री पे। इस लाइन को बोला जाता है भूमध्य रेखा। भू यानी होता है पृथ्वी, और उसको क्या करता है, बीच से डिवाइड करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। ठीक है, ये कितने पे होता है आपका, 0 डिग्री पे, भूमध्य रेखा। ठीक है, या इसी को क्या बोलते हैं, इसी को एक और नाम से जाना जाता है, विषुवत रेखा भी बोलते हैं, विषुवत रेखा, और इंग्लिश में इसी को बोलते हैं इक्वेटर लाइन। ठीक है, ये हो गया आपका 0 डिग्री पे। ऐसे ही क्या है, पृथ्वी को, जो अर्थ है आपका, उत्तरी अक्षांश में टोटल 90 लाइन पे, ठीक है, अलग अलग डिग्री पे है तो 90 डिग्री पे टोटल, और दक्षिणी को भी 90 डिग्री पे क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ठीक, तो इसी तरीके से आपका ये सारी रेखाएं गई हुई है। ठीक, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अक्षांश। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अक्षांश। और जो इक्वेटर के ऊपर है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उत्तरी अक्षांश, और जो नीचे है उसको क्या बोलेंगे हम लोग,
दक्षिणी अक्षांश, नॉर्दर्न लैटिट्यूड और सदर्न लैटिट्यूड। ठीक है, अलग अलग नाम से इसको क्या करेंगे, डिनोट किया जाता है। ये 0 डिग्री पे देखो तो इसको क्या बोलेंगे, ये जो खड़ी रेखाएं हैं, ठीक है, जो आपका ये खड़ी नहीं आड़ी बोलते हैं, ठीक है, ये जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं अक्षांश। ठीक है, पहले चीजों को समझते हैं ना, तब जाके ये सिर्फ यहाँ पे काम नहीं आएगा। जब हम लोग जलवायु का जब चैप्टर पढ़ेंगे, क्लाइमेट का, ठीक है, विभिन्न ऋतुओं को देखेंगे, तो वहां पे भी हम ये सारी चीजों को देखेंगे और इसी के कॉन्सेप्ट से उस चीज को हम लोग समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीजों को हम लोग समझते हैं। ठीक, तो देखो ये क्या हो गया आपका अक्षांश। अक्षांश मतलब हो गया लैटिट्यूड। अक्षांश क्या होता है, ये आड़ी रेखा होता है। ठीक है, ये हो गया अक्षांश। अब देखो अक्षांश को भी हम लोग दो, एक इक्वेटर, ये 0 डिग्री पे है, सपोज ये 0 डिग्री के बाद ये आपका हो गया 10 डिग्री पे, 20 डिग्री पे, जो भी, और यहाँ पे क्या होगा आपका, जो इसको बोलेंगे हम लोग नॉर्थ पोल, उत्तरीय ध्रुव, और ये जो एकदम जस्ट नीचे का वाला पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं, इसको साउथ पोल बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पे ये क्या होता है, 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, जो अर्थ का सेंटर है वहां से 90 डिग्री पे होता है, ठीक, नॉर्थ पोल, और ये होगा आपका साउथ पोल। ठीक है, तो अक्षांश को अब देखो, अब ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर के ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तरीय अक्षांश। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, उत्तरीय अक्षांश। ठीक है, और साउथ वाले को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग दक्षिणी अक्षांश। इसको बोलेंगे दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, तो ये क्या है आपका, अलग अलग नाम से उसी को जाना जाएगा। उत्तर में बोलेंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या बोलेंगे, उत्तरी अक्षांश, और साउदर्न हेमिस्फीयर में बोलेंगे उसको दक्षिणी अक्षांश। ठीक, चलिए इसी में जो एक लाइन होता है, यहां से 23.5 डिग्री पे मान के चलते हैं। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। ठीक, क्या हो गया आपका 23.5 डिग्री। ठीक, ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं 23.5 डिग्री, या फिर ऐसे भी लिखा होगा 23.5 डिग्री, या फिर इसी को लिखते हैं क्या, 23 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, इस तरीके से भी लिखा मिलता है 23 डिग्री, ये पॉइंट नहीं रहेगा। ठीक है, 23 डिग्री 30 मिनट, तो इस तरीके से भी लिखा मिलता है। तो ये क्या हो गया आपका नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, नॉर्थ लैटिट्यूड, तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, ये कर्क रेखा, ये है आपका क्या, कर्क रेखा। ऐसे ही 23.5 डिग्री अगर देखा जाए, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री आपका सदर्न लैटिट्यूड है, जो साउथ लैटिट्यूड है, क्या बोलेंगे, दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मकर रेखा। क्या है ये आपका, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इसको बोलते हैं हम लोग मकर रेखा। ठीक है, जैसे ही आपका ये जो 90 डिग्री सदर्न पोल पे है, ठीक है, 90 डिग्री जो सदर्न पोल पे है, ये आपका होगा नॉर्थ पोल, और ये हो जाएगा आप, सॉरी, ये हो जाएगा आपका साउथ पोल, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ पोल। तो इतना तो मैं समझ चुका हूं कि आप अक्षांश रेखा से आप वाकिफ हैं। ये क्या होता है आपका, एक काल्पनिक रेखा होता है। ऐसा नहीं है कि अर्थ में खींचा हुआ है, हमको तो नहीं दिखता है, नहीं दिखता है भाई, वो काल्पनिक है। ठीक है, उसको क्या है, एक इमेजिनरी लाइंस है। जैसे मैंने बताया कि ग्राफ में कैसे किसी भी चीज को लोकेट करते हैं, इसीलिए अर्थ में विभिन्न देशों की स्थिति, वहां की जलवायु या विभिन्न कंडीशन को जानने के लिए ना अक्षांश रेखाएं खींची गई है। ठीक है, देखिए अब क्या महत्व रहता है अक्षांश रेखा का, तो जब हम लोग जलवायु का चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, जब क्लाइमेट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ऋतुएं जिसमें आती है, तो जो ऋतुओं में परिवर्तन होता है वो जनरली किस पे डिपेंड करता है, अक्षांश पे डिपेंड करता है। ठीक है, डिपेंड बहुत सारी चीजों पर करता है, लेकिन एक फैक्टर उसमें क्या होता है, किसी भी देश का अक्षांशीय विस्तार भी उसमें क्या होता है, एक फैक्टर होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका अक्षांशीय विस्तार से। अब देखते हैं हम लोग उसका देशांतर देखते हैं। ठीक है, इस जो आड़ी रेखा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अक्षांश बोलते हैं। ये देखिए, ये अर्थ हो गया। अब इसमें क्या होता है, जनरली जब हम लोग अक्षांश रेखा में देखते हैं तो क्या करते हैं, उसमें किया ये जाता है कि सेंटर से, उसके सेंटर से विभिन्न डिग्री में, टोटल अक्षांश रेखाओं की अगर संख्या देखा जाए, ठीक है, अक्षांश रेखाओं की टोटल संख्या होती है 180। ठीक, कितना होता है आपका 180। 90 क्या होता है, नॉर्थ में होता है, और 90 क्या होता है आपका
साउथ में होता है, और एक क्या होता है आपका इक्वेटर। अगर ऐसे देखोगे तो 181 हो सकता है, लेकिन जनरली क्या लेके चलते हैं 180। तो अक्षांश रेखाओं की टोटल संख्या होती है 180, जिसमें इक्वेटर इंक्लूड नहीं रहता। इक्वेटर को 0 डिग्री पे मानते हैं, अगर उसको भी इंक्लूड करोगे तो क्या हो जाएगा 181 हो जाएगा। ठीक, चलिए ये हो गया। अब देखो अक्षांश तो समझ आ गया कि सेंटर से उसको क्या करते हैं, सेंटर से दर्शाते हैं। लेकिन जो देशांतर रहता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, उसमें ये किया जाता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, क्या किया जाता है, नॉर्थ पोल और ये आपका साउथ पोल, इसको क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। अगर मैं यहां से नॉर्थ पोल से ये साउथ पोल को मिलाया, ठीक है, वैसे ही फिर से ऐसे मिलाऊंगा। अब चूंकि क्या है हमारा अर्थ जो है, हम लोग इसको जनरली किस में शो करते हैं, स्फेयर से, गोलाकार मान के चलते हैं, है वो अंडाकार, लेकिन जब हम लोग इसमें शो करते हैं तो क्या करते हैं, गोलाकार शो करते चलते हैं। तो ये इस तरीके से बनता जाता है। ठीक, इस तरीके से ये रिप्रेजेंट होता है। ये क्या है आपका, ये है आपकी देशांतर रेखाएं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, देशांतर रेखाएं। ठीक है, ये क्या है आपका, देशांतर लॉन्गिट्यूड, देशांतर रेखा जो खड़ी होती है। ठीक है, देशांतर रेखा, इसी के हिसाब से क्या होता है, अर्थ जो है रोटेट होता है। ठीक है, अर्थ ऐसे होता है ना, कैसे रोटेट होता है अर्थ, अगर देखा जाऊं मैं, अगर इसको इसका एक्सिस मान लेता हूं, ठीक है, ये वाले सेंटर वाले को क्या मान लेता हूं, एक्सिस मान लेता हूं, तो ये इस तरीके से रोटेट होता है। कहां से, वेस्ट टू ईस्ट, क्या होता है, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट होता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, अगर इस तरीके से लाइन खींचूंगा तो ये इक्वेटर, ये वाला लाइन क्या हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और ये क्या हो जाएगा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक, इस तरीके से विभिन्न लाइन खींचा रहता है। ठीक, और ये अर्थ इस तरीके से रोटेट हो रहा है। ठीक है, कहां से कहां होता है, तो पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व, इस डायरेक्शन में क्या होता है, हमारा अर्थ रोटेट होता है। तो दिन होता है, अब जनरली देखे हैं ना, सूर्य कहां से उगता है, पूर्व दिशा से उगता है, ईस्ट से आता है। तो क्यों आता है, क्योंकि अर्थ ऐसे रोटेट हो रहा है। अगर ऐसे रोटेट होता, ठीक है, तो कहां से उगता है, पूर्व पश्चिम से उगता है, लेकिन वो कैसे रोटेट होता है, ऐसे होता है, इसलिए कहां से हो रहा है, पूर्व से। तो जो देशांतर रेखा है वो किस पे डिपेंड, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, देशांतर में परिवर्तन होता है तो दिन या रात होती है। अक्षांश के कारण मैंने बताया ऋतुओं में परिवर्तन आएगा, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। पृथ्वी का जो रोटेशन है, ठीक है, पृथ्वी क्या करती है, अपने एक्सिस के परितः, जो उसका अक्ष है उसके परितः क्या करती है, घूमती है। तो अपने जब अक्ष के परितः घूमती है, इसी वजह से क्या होता है, दिन या रात होता है। ठीक है, दिन या रात किसकी वजह से होता है, अपने अक्ष के परितः घूमने की वजह से होता है। वहीं अगर देखा जाए ऋतुओं में परिवर्तन क्यों होता है, तो सूर्य की परिक्रमा करने के कारण। ठीक है, रिवोल्यूशन, ठीक है, अर्थ क्या करता है, रिवोल्यूट करता है, किसका, सन का। जब रिवोल्यूशन होता है तो क्या होती है, ऋतु में परिवर्तन होती है, और जब अपने एक्सिस पे रोटेट करता है तो क्या होता है, दिन या रात होती है। ये सारी चीजें हम लोग क्लाइमेट के चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे भी आपको थोड़ा मोड़ा ओवरव्यू मिल गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका देशांतर रेखा। अब इस देशांतर रेखा में जो एकदम 0 डिग्री है, ठीक है, एक को क्या मान के चलते हैं हम लोग, 0 डिग्री, देशांतर रेखा में एक को 0 डिग्री, तो जहां से स्टार्ट होता है आपका 0 डिग्री, वो जगह या वो वाली देशांतर रेखा को, जो 0 डिग्री क्या है आपका, देशांतर रेखा है। 0 डिग्री क्या बोला जाए उसको, देशांतर रेखा। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 0 डिग्री देशांतर रेखा की, चूंकि टाइम डिसाइड करता है ये बताया, तो इसको बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम, और ये कहां पे है, ये है आपका यूके में, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ब्रिटेन में। ठीक है, नहीं वहीं से ये मान के चलते हैं कि ब्रिटेन से जो 0 डिग्री रेखा क्या है, ब्रिटेन, अब एक स्टैंडर्ड डिसाइड करना था, तो क्या किए ब्रिटेन वालों ने, अपने देश में जो अपना टाइम है, ठीक है, हर देश का एक टाइम होता है, जैसे इंडिया में IST चलता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आगे पढ़ेंगे हम लोग, आज ही की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे ही 0 डिग्री जो देशांतर है उसको बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, जो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है वो होता है आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा पे। ठीक है, 0 डिग्री क्या होता है, लॉन्गिट्यूड पे रहता है आपका ये ग्रीनविच मीन टाइम। ये भी आपको समझ आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका देशांतर रेखा हो गया, और इससे पहले हम लोगों ने अक्षांश रेखा के बारे में पढ़ा था। अब एक चीज आता है, ये 23.5 डिग्री का क्या कॉन्सेप्ट है। तो 23.5 डिग्री का कॉन्सेप्ट ये है, इसको समझिएगा आप थोड़ा सा। देखिए, ये जो है अर्थ है, ठीक है, ये क्या है आपका पृथ्वी है। अब पृथ्वी क्या है, जब रोटेट होता है तो वो ऐसे एकदम खड़ी नहीं रोटेट है,
जनरली आपने ग्लोब देखा होगा, ठीक है, ग्लोब इस तरीके से आपने ऐसे ग्लोब में देखा होगा, ठीक है, ऐसे करके ग्लोब रहता है, उसमें जनरली देखे होंगे ये टिल्ट रहता है। तो वो टिल्ट इसलिए रहता है क्योंकि एक्चुअल में जो पृथ्वी है ना, तो वो 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। कितना डिग्री पर झुकी हुई है? 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। अगर मैं इसको एक आड़ी रेखा लेता हूँ, एक परपेंडिकुलर रेखा लेके चलता हूँ इस तरीके से, तो अर्थ क्या है आपका 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे अपने अक्ष के परितः क्या हुआ है? झुका हुआ है। अब वो रोटेट भी होता है तो ऐसे होता है, ऐसे रोटेट होता है, ठीक है। अब भाई ये उसका एक्सिस है, इसको एक्सिस मान के चलते हैं, तो इसके परितः वो क्या होता है? रोटेट होता है। अब जब ये रोटेट होता है और पृथ्वी क्या है? रिवोल्यूट भी हो रही है। ये क्या है आपका? सन है। तो पृथ्वी क्या हो रही है आपका? रिवोल्यूट भी हो रही है, ठीक है। तो अगर ये जब इस वाले पोजीशन पे रहता है, अब सूर्य की लाइट जो है वो डायरेक्ट पड़ती है। अगर यहाँ पे है अर्थ तो डायरेक्ट किस पे पड़ता है? इक्वेटर पे पड़ता है, ठीक है। धीरे धीरे जब वो अर्थ मूव होते जाती है तो एक स्थिति ऐसा आता है जब वो इस वाले पोजीशन पे रहती है तो वो कर्क रेखा पे डायरेक्ट पड़ता है, और एक पोजीशन ऐसी आती है जब मकर रेखा पे। मतलब जनरली क्या होता है आपका, जो अर्थ, जो सन है, जो पृथ्वी के रिवोल्यूशन के कारण ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच क्या होता है? मूव करते रहता है। एक्चुअल में सन मूव नहीं करते रहता है, अर्थ मूव करते रहती है, लेकिन उसके अलग अलग पोजीशन की वजह से सन जो है अलग अलग पोजीशन पे मूव होते रहता है। इसी वजह से क्या होती है? क्लाइमेट में चेंजेस आती है, ठीक है। जब सूर्य क्या होता है? उत्तरायण बोलते हैं। कर्क रेखा की ओर जब जाने लगता है तो उसको उत्तरायण बोलते हैं। जब मकर रेखा की ओर जाने लगती है तो हम लोग क्या बोलते हैं? उसको दक्षिणायन बोलते हैं, जैसे, ठीक। तो ये देशांतर के कारण होता है। तो आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर हाँ टोटल देखें देशांतर रेखा, तो देशांतर रेखाओं की टोटल संख्या है आपका 360 है। क्योंकि क्या होता है? अर्थ कितना, या एक स्फीयर या सर्कल को देखोगे तो कितने पे होता है? 360 डिग्री पे होता है, ठीक है। तो उसी 360 डिग्री पे होता है, इसीलिए अलग अलग डिग्री पे उसको डिसाइड किया, अलग अलग, मतलब टोटल अब अर्थ है तो एक बार अगर घूमेगा तो 360 डिग्री घूमेगा, इसलिए 360 डिग्री क्या है आपका? देशांतर रेखाओं की संख्या है, ठीक। अब इसमें भी क्या करते हैं हम लोग, अब जैसे हम लोगों ने देखा था इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर को क्या बोलते हैं? उत्तरी अक्षांश, नीचे को बोलते हैं दक्षिणी अक्षांश। वैसे ही ये आपका ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है, ठीक है। ये क्या है? ग्रीनविच लाइन है, ठीक। इस लाइन के इस साइड को बोलेंगे हम लोग पूर्वी देशांतर, और इस साइड को क्या बोलेंगे हम लोग? पश्चिमी देशांतर, ठीक है। एक बोलेंगे हम लोग इस साइड को पूर्वी देशांतर, और एक साइड को क्या बोलेंगे हम लोग? पश्चिमी देशांतर, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए, ये इस तरीके से क्या है आपका? ये आपका ग्लोब है। अब ग्लोब में आप ये वाली लाइन देख रहे हैं, ये वाली लाइन देखो, ये क्या है आपका? अक्षांश है। इस तरीके से दिखेगा आपका, ये अक्षांश रेखा है। जनरली मैंने उसमें दिखाया था तो ऐसे ऐसे सीधा सीधा दिख गया था, बट ऐसे ही रहता है एक्चुअल में, ठीक है। मैप में भी देखोगे तो ऐसे ही दिखेगा, ठीक। तो ये क्या है आपका? ये अक्षांश रेखा है। ये सारी क्या है? अक्षांश रेखाएं हैं। और इस तरीके से जो गई हुई है खड़ी रेखाएं, ये क्या है आपका? देशांतर रेखाएं हैं, ठीक। अगर मैं इसको क्या मान के चलते हैं? ग्रीनविच टाइम मान के चलते हैं, या ये इसी को क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश है, ठीक है। यही क्या है आपका? सॉरी, 0 डिग्री देशांतर है। क्या है ये? 0 डिग्री क्या बोले? देशांतर, ठीक है। ये क्या है आपका? 0 डिग्री देशांतर है, ठीक। और इसको मैं मान के चलता हूँ ये इक्वेटर है, ये बीच से गया है, इसलिए इसको मैं मान लेता हूँ 0 डिग्री अक्षांश मान लेते हैं, ठीक है। इसको क्या मान लेते हैं? 0 डिग्री अक्षांश। तो ये वाली लाइन को ना, ठीक है। तो अब देखो, ये वाला तो ब्रिटेन हो गया आपका, मतलब ये वाली जो लाइन है वो ब्रिटेन से जाती है। अब देखो भारत कहाँ है? भारत का पोजीशन है कुछ यहाँ पे, ठीक है। इक्वेटर को टच नहीं करता, इक्वेटर से क्या है? कुछ दूरी पे है। अब देखो, अगर अब भारत को अब पहचानना है तो कहाँ पे है? तो ये अगर ये देखे जाए, जनरली देखना मैप में इस तरीके से शो होगा। ये वाला क्या होगा आपका? नॉर्थ, ये वाला होता है आपका साउथ, ये होता है आपका ईस्ट, और ये क्या होता है आपका? वेस्ट, ठीक। तो अगर देखा जाए, अगर मैं इसको क्या मानता हूँ? अक्षांश मानता हूँ, सॉरी देशांतर मानता हूँ, GMT 0 डिग्री देशांतर, इसको मानता हूँ 0 डिग्री अक्षांश। तो क्या है? भारत हमारा यहाँ पे लोकेट है, ठीक है। भारत क्या है? यहाँ पे लोकेट है। यहाँ पे लोकेट है मतलब ये डायरेक्शन कौन सा है? ये डायरेक्शन है आपका नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो भारत की स्थिति ग्लोब में कैसे है? नॉर्थ ईस्ट पे है। ये चीज मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था। तो किस डायरेक्शन पे है भारत का स्थिति? क्या है ग्लोब में? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे है, उत्तर पूर्व दिशा में है, ठीक है। उत्तर पूर्व दिशा में है। अब देखो उत्तर पूर्व दिशा में है, इसीलिए बोलते हैं उत्तरी अक्षांश।
और क्या बोलते हैं, पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो वर्ड याद रखना, भारत है उत्तरी अक्षांश में और पूर्वी देशांतर में। देशांतर के सापेक्ष में देखेंगे तो हम लोग पूर्व में है, और इक्वेटर के सापेक्ष में देखें तो हम लोग क्या है, नॉर्थ में है। ठीक है, इसीलिए क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। ये क्या हो गया आपका भारत की स्थिति, ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अक्षांश रेखा समझ गए होंगे, देशांतर रेखाएं समझ गए होंगे। अक्षांश रेखाओं के कारण क्या होता है, ऋतुओं में जो चेंजेस आती है वो अक्षांशीय स्थिति के कारण डिपेंड होता है। दिन रात जो है वो हम लोग देशांतर से समझ सकते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था जो आगे आपका काम आने वाला है भारत की स्थिति एवं विस्तार को समझने के लिए। चलिए, ये देख सकते हैं आप लोग, ये ग्लोब ही है। ठीक है, इसमें ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक, ये है हमारा क्या, प्यारा भारत इधर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये है आपका वर्ल्ड का मैप है। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो ये इधर, ये है आपका ब्रिटेन है। अगर ये वाला लाइन देखा जाए, ये इस तरीके से, ठीक, ये वाला क्या है आपका, देशांतर रेखा है। ये क्या है आपका, देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ठीक, और ये देखिए, और ये वाला है आपका इक्वेटर। ठीक, ये वाला क्या हो गया आपका, इक्वेटर, भूमध्य रेखा। ये हो गया आपका भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा, ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन। तो देखो भारत कहाँ पे है, इस डायरेक्शन पे है। किस डायरेक्शन पे है आपका, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे। इसलिए भारत की स्थिति क्या है, अक्षांश में देखेंगे तो क्या है, उत्तरी अक्षांश। क्या है आपका, उत्तरी अक्षांश। और देशांतरी में देखा जाए तो ये क्या है आपका, पूर्वी देशांतर। ठीक है, पूर्वी देशांतर। ठीक, ये चीजें समझ आई। बस सर, जो टॉपिक डिसाइड किए हैं वो कंप्लीट करने के बाद लगभग 1 घंटे से, 1 घंटा और नहीं, आधा घंटा और मान के चले। हाँ हाँ, ठीक है, ये समझ आ गई आपको, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब इसी में समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। ये देखिए, ये क्या है आपका, ये भी ग्लोब है। अब चलिए, अब देखते हैं भारत की स्थिति। अब समझ आ गई आपको कि भारत की स्थिति ग्लोब में कैसे है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे है। अब देखो, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अब मैंने बताया कि अलग अलग एंगल पे, अक्षांश को भी अलग अलग एंगल पे बताया गया है। चलिए ठीक है, आगे अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। हाँ, अब हम लोग क्या देखने वाले थे, भारत की स्थिति एवं विस्तार को हम लोग देखने वाले थे। ठीक है, अब अक्षांश और देशांतर रेखाओं को हम लोगों ने समझ लिया है। चलिए, ये देखिए, ये हो गया हम लोग का, ये भारत का मैप मैंने निकाल लिया है। अब भारत के मैप में अगर हम लोग देखो, अर्थ में हम लोगों ने देखा, ये वाली लाइन को हम लोगों ने क्या मान के चला था, इक्वेटर मान के चला था। ठीक है, इधर मैंने क्या लिख लिया था, इक्वेटर। ठीक है, भूमध्य रेखा इधर मान के चलते हैं, क्या है ये आपका देशांतर रेखा है। तो भारत कहाँ पे था आपका, अक्षांश रेखा मतलब जो इक्वेटर है उसके उत्तर में था, और देशांतर के कहाँ पे, पूर्व था, पूर्व में था। तो हम लोग भारत की स्थिति को क्या मान के चले, पूर्व। अब देखिए, भारत जो है, ये वाली पॉइंट को देखिए, ये वाला, ठीक है, ये उसका क्या हो गया, दक्षिणी बिंदु हो गया। ये क्या हो गया, उसका उत्तरी बिंदु हो गया। एक्चुअल में है यहाँ पे ना अंडमान निकोबार में। अभी मैं ये जो मुख्य भारत, जनरली 2 टाइप से क्वेश्चन बनता है कि भारत की दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है। ठीक, एक क्वेश्चन बनेगा, तब आप बताओगे इंदिरा पॉइंट, आगे बताने वाला हूं। लेकिन अगर बोलेगा भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, तो ये आपका कैप कमोरिन आता है, कन्याकुमारी आता है। ठीक है, तो उस चीज को हम लोग समझेंगे। लेकिन अभी मान के चलिए ये है, तो भारत की ये हो गया, ये तमिलनाडु राज्य है। तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी में एक जगह है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैप कमोरिन। क्या बोलते हैं इसको, कैप कमोरिन। ये क्या हो गया, भारत का दक्षिणतम बिंदु। ये जो है आपका इक्वेटर से या देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, क्या है आपका, उत्तरी अक्षांश पे है। कितना, 8 मिनट 4 डिग्री। इसको डिग्री को इस तरीके से शो करते हैं। ठीक, डिग्री को इस तरीके से, इसी को ऐसे भी लिखना। ठीक है, ये क्या है आपका, जैसे 8 डिग्री 4 मिनट, मिनट के लिए 1 बार रहता है, सेकंड के लिए 2 बार, इस तरीके से यूज करते हैं, लेकिन अभी काम का नहीं है। ठीक,
ये याद रखिएगा। तो कैप कमोरिन कितना है आपका, भारत जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है, 8 डिग्री 4 मिनट उसका जो दक्षिणतम बिंदु, और दक्षिणतम बिंदु भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो है आपका कैप कमोरिन। याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि भारत की दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम नहीं, भारत मुख्य भूमि का, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है कैप कमोरिन। कौन सा है, यही किसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कन्याकुमारी, क्या बोलते हैं, कन्याकुमारी। और ये कौन से राज्य में है, तो ये है आपका तमिलनाडु में है। ठीक, ये याद रखिएगा। वहीं अगर उत्तर में देखा जाए, जो आपका क्या है, नॉर्थ में है, 8 डिग्री 4 मिनट, ये है आपका 37 डिग्री 6 मिनट। क्या है आपका, 37 डिग्री 6 मिनट। कौन से राज्य में है, तो एक यूनियन टेरिटरी है लद्दाख। ठीक है, क्या है आपका, लद्दाख। पहले क्या पढ़ते थे उसको हम लोग, कश्मीर पढ़ते थे, क्योंकि लद्दाख और कश्मीर एक था, इसीलिए नहीं बोलते थे कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। अब बोलना लद्दाख से कन्याकुमारी तक भारत एक है। ठीक भाई, लद्दाख हो गया ना। अब ये देखो, ये यहाँ पर लद्दाख ये ऐसे करके टूटा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये आपका जम्मू कश्मीर हो गया है। पहले बोलते थे एक ही था लद्दाख और जम्मू कश्मीर, तो बोलते थे क्या, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। अब बोलना लद्दाख से कन्याकुमारी तक भारत एक है, क्योंकि अब क्या हो गया आपका, उत्तरी पॉइंट क्या है आपका, लद्दाख में। और इस जगह का नाम क्या है, इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग इंदिरा कॉल। क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल। कहाँ पे है ये, तो ये है आपका लद्दाख में। कहाँ पे है ये है आपका लद्दाख में। ठीक, तो भारत के उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल। कितने डिग्री पे है, तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक, ये देखो, अब जनरली ये मत देखना ना क्वेश्चन में क्या क्या लिखा रहता है। जनरली आपको बोलेगा भारत की स्थिति एवं विस्तार को बताइए, और इसको लिख देता है दक्षिणी, तो आपको क्या लगता है, सही लगता है कि ये दक्षिणी पॉइंट है, लेकिन नहीं है ना, उत्तरी अक्षांश ही है, उत्तर से उत्तर में ही है। ठीक है, उत्तर से हम लोग उत्तर में ही है। ठीक, पहले ही बता चुका हूँ, भारत कहाँ है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, इसलिए दक्षिण तो आएगा ही नहीं। ठीक, भले ही ये भारत का दक्षिण है, लेकिन कितना डिग्री पे, अगर इक्वेटर के सापेक्ष देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है। अब देखिए, ये है आपका गुजरात। गुजरात में ये वाली लाइन है आपका सरक्रिक लाइन। ठीक है, ये वाला क्या है आपका लाइन है, सरक्रिक लाइन। इसी सरक्रिक लाइन पे ये जो कच्छ वाला क्षेत्र है, यहीं पे एक पॉइंट है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आपका, ये वाले पॉइंट का नाम है गुहार मोती। क्या बोलते हैं इसको, गुहार मोती, क्या बोलते हैं, गौहर माता, कुछ भी बोलो, गौहर माता। ठीक है, ऐसा कुछ पॉइंट से जाना जाता है, और जनरली कहाँ पे है, ये सरक्रिक लाइन पे है। ठीक, कौन सा लाइन है आपका, ये सर्किट। ये सब चीज को नोट करते चलना ना, यही सब एग्जाम में पूछा जाता है, मैं समझाने के दृष्टिकोण से ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, ये क्या हो गया आपका सर्क्रिक लाइन है। ठीक है, आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा, ऐसे टेबल बना लीजिएगा, भारत का उत्तरी बिंदु, ठीक है, कितने डिग्री पे है, उस जगह को क्या बोलते हैं। तो ये इसको देखो, गौहर मोती, और ये जो है आपका 68 डिग्री 7 मिनट। अब क्या लिखूंगा, उत्तरी अक्षांश लिखूंगा, नहीं, ये इस तरीके से है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, पूर्वी देशांतर। क्या है ये आपका, पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये क्या है आपका, पूर्वी देशांतर। इसके सापेक्ष में देख रहे हैं, किसके, 0 डिग्री देशांतर के सापेक्ष में। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर के सापेक्ष में देख रहे हैं, समझ आया। चलिए, ये आपको समझ आया होगा। ये हो गया आपका 68 डिग्री। ऐसे उल्टा पढ़ोगे तो, अरे इसको पॉइंट कर दिया, ठीक है, पॉइंट नहीं आएगा, ऐसे मिनट ऐसे लिखते हैं। ठीक है, पूर्वी देशांतर 68 डिग्री। ऐसे देखोगे तो क्या हो गया, 786। उल्टा पढ़ोगे तो 7 8 6 786, लेकिन ऐसे याद रखना 68 डिग्री 7 मिनट। ऐसे याद रखने के लिए उल्टा पढ़ोगे तो क्या होगा, 786। ठीक है, और 786 नंबर से तो अच्छी बात, भली भांति वाकिफ है। ठीक, तो ये हो गया आपका 68 डिग्री 7 मिनट। क्या नाम है उसका, गुहार मोती। कहाँ पे है ये, गुजरात में। गुजरात में कहाँ पे, सर्क्रिक लाइन। ठीक है, सर्क्रिक लाइन के पास उस जगह का नाम क्या है, गुहार मोती। ठीक है सर, अब यहां देखिए, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में ये वाला पॉइंट देखिए। ठीक है, क्या है ये आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ये वाला जो पॉइंट है, इसको बोलते हैं हम लोग की बिथू। क्या बोलते हैं इसको, की बी थू।
ठीक है, ये क्या है आपका किबिथु। कौन से जिले में है ये, कौन से राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है आपका किबिथु, और कितने डिग्री पे है, तो ये है आपका 97 डिग्री 25 मिनट क्या पूर्वी देशांतर, 97 डिग्री पूर्वी देशांतर पे। ये क्या है आपका किबिथु। चारों पॉइंट को याद रखना है। चारों पॉइंट के किसको याद रखना है, स्थिति एवं विस्तार ही तो देख रहे हैं, तो भारत की स्थिति देख रहे हैं कहां से कहां तक है, तो भारत है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। ये क्या है उसकी अक्षांशीय विस्तार है। अगर भारत का क्या देखें हम लोग देशांतरीय विस्तार देखें तो 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पे है। भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है कैप कोमोरिन, जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। भारत का उत्तरतम पॉइंट जो सबसे नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है, नॉर्थ में जो सबसे नॉर्थ जो है वो कौन सा है आपका, वो है आपका इंदिरा कॉल। ठीक है, क्या है आपका वो इंदिरा कॉल। कितने डिग्री पे है आपका 37 डिग्री 6 मिनट पे। कितने पे 37 डिग्री 6 मिनट पे है आपका इंदिरा कॉल। वहीं अगर बात करें पश्चिमी बिंदु की, तो भारत का जो पश्चिमी बिंदु है, ठीक है, वो है आपका गौहर मोती या गुहार मोती या गुहार मोता, जो क्या है सरक्रिक लेखा। ठीक है, सरक्रिक लाइन गुजरात में स्थित है। वहीं अगर भारत का जो पूर्वोत्तम देखा जाए, सबसे जो पूर्वी दे, ठीक है, वो कितना है आप, वो कौन सा जगह है, वो है आपका किबिथु। और किबिथु कहां पे है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसी को बोलते हैं नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। वहीं पे क्या है आपका ये किबिथु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये चारों क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, ये समझ आया आपको। अब देखिए, ये तो हो गई आपका, क्या देख लिया हम लोग, उसकी स्थिति देख लिए, भारत की स्थिति। अब देखिए विस्तार देखते हैं थोड़ा सा। ये वाला देखिए, ये क्या है आपका गौहर मोता, और ये क्या है आपका किबिथु। तो गौहर मोता से जो किबिथु के बीच का जो डिस्टेंस है, गौहर मोता से किबिथु के बीच का जो डिस्टेंस है, वो है आपका 2933 किलोमीटर। ठीक है, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर है आपका चौड़ाई। तो भारत की चौड़ाई कितनी है, तो ये है आपका 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उसका देशांतरी विस्तार हो गया। ठीक, अब देखो अक्षांशीय विस्तार देखते हैं। तो ये क्या है आपका इंदिरा कॉल से कहां तक आपका इंदिरा कैप कोमोरिन तक। ये जो टोटल है वो है आपका 3214 किलोमीटर। कितना है आपका 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। तो भारत की लंबाई कितनी है 3214 किलोमीटर, और चौड़ाई कितना है 2933 किलोमीटर। मतलब ये है कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो ज्यादा है और देशांतरी विस्तार क्या है, कम है। ठीक, ठीक है, अगर देखा जाए डिफरेंस तो लगभग 281, ठीक है, 281 किलोमीटर का क्या आता है आपका डिफरेंस आ जाता है। भारत जो है चौड़ाई से 281 मीटर ज्यादा लंबा है। ठीक, ये समझ आ गया आपको। चलिए लिखना कैसे है, तो देखिए भारत का स्थिति देखो। अगर भारत की एक पॉइंट लिखिए आप इस तरीके से स्थिति, ठीक है, तो भारत की स्थिति क्या है आपका, तो देखो उसका अक्षांशीय विस्तार एक देखते हैं हम लोग, कितना से कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट क्या है उत्तरी अक्षांश पे है। ठीक है, वहीं अगर उसका देशांतरी विस्तार देखें तो कितना है आपका 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट क्या है आपका पूर्वी देशांतर है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है। ठीक, तो ये क्या हो गया भारत का स्थिति। अगर ये क्या हो गया अक्षांशीय विस्तार, इसको हम लोगों ने देखा तो ये क्या होता है आपका लंबाई होता है। ठीक है, तो भारत की जो लंबाई है, लंबाई कहाँ, तो किस डायरेक्शन पे है, उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ। ये कितना है आपका, ये है 3214 किलोमीटर। ठीक, और ये क्या हो गया उसकी चौड़ाई होगी पश्चिम से पूर्व। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका पश्चिम से पूर्व की जो दूरी है वो चौड़ाई हो जाएगी। ये कितना है आपका 2933 किलोमीटर। अगर दोनों में डिफरेंस देखा जाए तो लगभग 281 किलोमीटर का डिफरेंस आता है।
इसका कारण यही है, मतलब अगर देखा जाए तो अगर आप देखोगे क्या देखोगे, जनरली कैप कोमोरिन से आप इंदिरा कॉल तक, ठीक है, देखोगे तो ये कितना है आपका 30 डिग्री ही है, लगभग 30 डिग्री है, ठीक है। और ऐसे भी देखोगे तो लगभग 30 डिग्री है। मतलब भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है दोनों लगभग लगभग बराबर है। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है और जो भारत का देशांतरीय विस्तार है दोनों क्या है, लगभग लगभग बराबर है। फिर क्या कारण है कि भारत की जो देशांतरीय लंबाई है या देखा जाए उसकी चौड़ाई है वो कितना है, 2933 किलोमीटर है, जबकि 30 डिग्री पे तो वो भी देशांतरीय विस्तार भी लगभग 30 डिग्री है और अक्षांशीय विस्तार भी लगभग 30 डिग्री है। फिर भारत लंबा क्यों है, तो इसका कारण यही होता है, जनरली जो देशांतर रेखाएं है ना, हम लोग अगर इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, इक्वेटर से जो भूमध्य रेखा है वहां से अगर हम लोग ध्रुव की ओर जाते हैं तो जो देशांतरीय रेखाओं के बीच की जो गैप है ना, दो रेखाओं के बीच जो गैप है वो कम होते जाता है। देखो इसमें देखिए, जैसे ये देशांतर ये पोल से ऐसे आते रहता है, ठीक है, देखो यहाँ पे गैप ज्यादा है, फिर यहाँ पे कम है, फिर यहाँ पे कम है, कम है, कम है, ऐसे कम होते होते जाता है। इसलिए देशांतर दो देशांतर रेखाओं के बीच जो दूरी है वो क्या होती है, बदलते रहती है। जबकि जो दो अक्षांश रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी फिक्स है, एकदम फिक्स है, नहीं बदलती है। इसी वजह से क्या होता है, वो अक्षांशीय विस्तार भारत का क्या है, ज्यादा है, मतलब है इक्वल, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार दोनों बराबर है, लेकिन भारत लंबा है और चौड़ा कम है, ठीक है। भारत ज्यादा क्या है, लंबा है, चौड़ाई उसकी कम है, लगभग 281 किलोमीटर का डिफरेंस आता है। इसका कारण यही है, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि क्या कारण है कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार बराबर है किंतु भारत लंबाई में ज्यादा है चौड़ाई में कम है, तो इसका मेन कारण क्या है, आपका जो दो देशांतर रेखाओं के बीच दूरी क्या होती है, इक्वेटर से अगर हम लोग उत्तर की ओर जाते जाते हैं, इक्वेटर से क्या उत्तर या दक्षिण या इक्वेटर से नॉर्थ या साउथ या पोल की ओर जाते हैं तो दो देशांतर रेखाओं के बीच दूरी कम होती जाती है, ठीक है। तो ये एक कारण हो सकता है, इसको आप लोग और समझ सकते हैं, ठीक। ये आपको समझ आया। अब देखिए ये तो हो गई भारत का लंबाई चौड़ाई। अब भारत का क्षेत्रफल, ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल है आपका 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर या स्क्वायर किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये क्या है आपका भारत का क्षेत्रफल है। भारत जो है क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का, भारत जो है क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 7वां बड़ा देश है, विश्व का 7वां बड़ा देश है, ठीक है। अगर देखा जाए कि भारत ये जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है, ठीक है, कितना है, 2.4% है। जो भारत का क्षेत्रफल है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है और इस आधार पर भारत क्या है, विश्व का 7वां बड़ा देश है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से। तो सबसे बड़ा देश कौन है, सबसे बड़ा देश है आपका रूस। रूस के बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका कनाडा, ठीक है। रूस के बाद क्या आता है आपका, कनाडा आता है। कनाडा के बाद है आपका यूएसए, यूएसए के बाद है आपका चीन, चीन के बाद है आपका ब्राजील, चीन के बाद कौन है आपका ब्राजील, ब्राजील के बाद आता है आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, और जो 7वें नंबर पे आता है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। ये भारत, और भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। पहले पे है आपका रूस, ठीक, ये देखिए ये है आपका पहले नंबर पे है आपका रूस, ठीक है, पहले नंबर पे है आपका रूस, दूसरे नंबर पे है आपका कनाडा, तीसरे नंबर पे ये हो गया आपका यूएसए, ये वाला क्षेत्र और ये वाला भी यूएसए का है, ठीक है, ये हो गया यूएसए। चौथे नंबर पे है आपका, चौथे नंबर पे है आपका चाइना,
ये, पांचवे पे है आपका ब्राजील, छठवें पे है आपका ऑस्ट्रेलिया और सातवें पे क्या है आपका प्यारा भारत। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, पहले नंबर पे रूस, रूस सबसे बड़ा है ना, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है आपका, रूस है। दूसरे नंबर पे है कनाडा, तीसरे नंबर पे है यूएसए, चौथे नंबर पे है चीन, पांचवें नंबर पे है ब्राजील, छठवें नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पे हमारा प्यारा भारत। ठीक है, तो ये भी याद रखिए। ठीक है, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन भी हो जाता है ना, कई बुक में देखोगे तो चाइना को बड़ा दिखाता है, यूएसए को उससे छोटा दिखाता है, कई बुक में भारत को, चाइना को क्या कर देता है, बड़ा बता देता है। ठीक, चलिए ये समझ आ गया। ठीक, चलिए और देखते हैं अब हम लोग, अब देखते हैं और क्या बच गया इसमें। भारत की स्थिति देख लिए, उसका विस्तार देख लिए, क्षेत्रफल देख लिए। चलिए हाँ, थोड़ा विस्तार पे ही अब थोड़ा सा कर्क रेखा को भी देख लेते हैं। ठीक है, कर्क रेखा और आईएसटी देखते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक, देखिए कर्क रेखा मैंने बताया था, जो कर्क रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो क्या है आपका 23.5 डिग्री। अगर हाँ एक चीज और देखिएगा थोड़ा सा, ठीक, हाँ इसमें देखिएगा, ये नीचे आपने क्या देखा है, भारत का जो दक्षिणी बिंदु है, मतलब मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु। लेकिन अगर पूछेगा भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कैप कोमोरिन नहीं है। मुख्य भूमि, अगर भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु बोलेगा तो डेफिनेटली कैप कोमोरिन को आंसर लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है आपका इंदिरा पॉइंट। इंदिरा कॉल उत्तरी बिंदु है और इंदिरा पॉइंट क्या है, दक्षिणी बिंदु है। और वो कहाँ पे है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है। ठीक है, ये हमारा क्या है, मेनलैंड इंडिया है। मेनलैंड इंडिया का जो है दक्षिणी बिंदु है कैप कोमोरिन। लेकिन होल इंडिया, होल इंडिया में क्या आता है आपका, लक्षद्वीप भी आएगा, अंडमान निकोबार, जितने भी द्वीप हैं सारे आएंगे। और उन्हीं द्वीप में से एक द्वीप है आपका अंडमान और निकोबार। ये क्या है आपका अंडमान और निकोबार। अंडमान निकोबार उत्तर में क्या है आपका अंडमान है, नीचे में क्या है आपका निकोबार। निकोबार भी 3 पार्ट में है, तो निकोबार का जो दक्षिणतम पॉइंट है वो है आपका ग्रेट निकोबार। ठीक है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, मतलब दक्षिणी द्वीप है, निकोबार द्वीप समूह है। ठीक, अंडमान निकोबार क्या है, द्वीप समूह है, उसमें भी बहुत सारे द्वीप हैं। तो उन्हीं द्वीप में से एक द्वीप है आपका ग्रेट निकोबार। ठीक है, ग्रेट निकोबार का जो दक्षिणी बिंदु है वो है आपका, अगर मैं इधर बना देता हूं, चलिए इसी में देखते हैं, ये वाला अंडमान निकोबार है और नीचे भी है। तो अंडमान, ये ऊपर अंडमान मान लेते हैं, ये नीचे क्या है निकोबार। निकोबार में से एक है आपका ये ग्रेट निकोबार। इसी ग्रेट निकोबार में, ये नीचे है ना, ठीक है, इसी ग्रेट निकोबार में एक पॉइंट है ये वाला। ठीक है, ग्रेट निकोबार में एक पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, यही इंदिरा पॉइंट क्या है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। यही इंदिरा पॉइंट क्या है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। और ये कितने डिग्री पे है, तो ये है आपका 6 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, 6 डिग्री 45 मिनट, कौन सा, उत्तरी अक्षांश। 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। 6 डिग्री 45 मिनट कहां से है, इक्वेटर। इक्वेटर क्या है 0 डिग्री पे, तो इक्वेटर से कितना है 6 डिग्री, 6 डिग्री पे है, मतलब 6 डिग्री 45 मिनट पे है। ये मान लेते हैं इक्वेटर। ये हो गया हमारा मेनलैंड इंडिया। मेनलैंड इंडिया का ये हो गया कैप कमोरिन वाला पॉइंट। ये हो गया हमारा अंडमान। ये हो गया उस निकोबार। निकोबार में से भी एक द्वीप है आपका ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में ये वाला जो पॉइंट है यही है क्या आपका, इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। यही भारत का क्या है, दक्षिणतम बिंदु है। यही क्या है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट। और कितने डिग्री पे है ये, तो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, नॉर्थ लैटिट्यूड। ये क्या है आपका, इक्वेटर है। इक्वेटर से अगर इसका डिस्टेंस देखा जाए, ठीक है, इक्वेटर से इसका डिस्टेंस देखा जाए, किसका, इंदिरा पॉइंट का, इंदिरा पॉइंट का। ठीक है, इंदिरा पॉइंट को ही 2 और नाम से जानते हैं, इसी को बोलते हैं पिगमिलियन पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को, पिग पिगमिलियन पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, या इसी को बोलते हैं पार्सन द्वीप बोलते हैं, पार्सन पॉइंट। ठीक है, इसी क्या बोलते हैं, पार्सन्स पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक, इसी को, इसी इंदिरा पॉइंट को। ये क्या हुआ है, जब 2004 में ना सुनामी आई थी, 2004 में सुनामी आई थी तो डूब गया था।
ठीक है, क्या हुआ था 2004 में सुनामी आई थी तो डूब गया था, लेकिन अब भी ये क्या है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। और कितने डिग्री पे है ये, 6 डिग्री 45 मिनट पे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पिगमिलियन पॉइंट बोलते हैं, पार्सन पॉइंट। ये इसकी जो डिस्टेंस है किसका, इंदिरा पॉइंट का, भारत इक्वेटर से, भूमध्य रेखा से 776 किलोमीटर है। ठीक है, कितना किलोमीटर है, 776 किलोमीटर है। तो ये भी नोट करिए, नोट भी करिए, याद भी करिए। ठीक है, 776 किलोमीटर है। ठीक, समझ आया। चलिए, अब हम लोग क्या देखने वाले थे, कर्क रेखा के बारे में देखने वाले थे। ठीक है, कर्क रेखा। कर्क रेखा के बारे में मैंने बताया था कि इक्वेटर से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे क्या है आपका, कर्क रेखा है। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे क्या है आपका, कर्क रेखा है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, तो ये आप देखिए, यहाँ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ठीक है, एक मिनट, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, त्रिपुरा और मिजोरम से ये क्या है आपका, कर्क रेखा है। कर्क रेखा, ये क्या है आपका, कर्क रेखा। ठीक है, कितने डिग्री पे है, तो 23.5 डिग्री। ठीक है, या 23 डिग्री 30 मिनट बोलो, 23 डिग्री 30 मिनट कौन सा, उत्तरी उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये इतने डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कर्क रेखा। ठीक, अब कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कर्क रेखा क्या होता है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं, ये क्या है आपका, ये आपका वेस्ट है, पश्चिम है, और ये क्या है आपका, ईस्ट है। ठीक है, तो लाइन से याद रखिएगा, वेस्ट टू ईस्ट बता रहा हूं, क्वेश्चन ईस्ट टू वेस्ट भी पूछ सकता है कैसे भी, तो इसी सीक्वेंस में आप याद रखिएगा। एक तो जाता है आपका कहां से, गुजरात से। ठीक, गुजरात के बाद कहां जाता है ये, राजस्थान। राजस्थान के बाद कहां जाएगा ये, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद कहां आपका, छत्तीसगढ़। ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद कहां पे, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड। झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल के बाद बांग्लादेश जाता है, तो बांग्लादेश तो अपना है नहीं फिलहाल। ठीक है, बाद में ले लेंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका वेस्ट बंगाल। अब उसके बाद क्या है आपका, त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद क्या आता है आपका, मिजोरम। ठीक है, आपका क्या आता है, मिजोरम। तो ये 8 राज्यों से जाता है। इसी को ना सीधा सीधा पूछता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर जमाइए, पश्चिम से पूर्व की ओर जमाइए। ठीक है, तो इस क्रम में आप याद रखिएगा, सबसे पहले आपका अगर पश्चिम में देखा जाए तो क्या आता है आपका, गुजरात। फिर क्या आता है आपका, गुजरात। गुजरात के बाद राजस्थान। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर पूर्व से पश्चिम की ओर बोलेगा तो मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो इस तरीके से आपको याद रहना चाहिए। ये क्या है आपका, ये है आपका कर्क रेखा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, कर्क रेखा। ठीक, 8 राज्यों से होकर गुजरता है भारत का। भारत में जो सर्वाधिक जो कर्क रेखा है, सीधा सीधा दिख रहा है, मैक्सिमम कहां पे है आपका, एमपी में है। तो ये क्या क्या है आपका, सबसे ज्यादा अगर कर्क रेखा कहीं से गुजरता है, या सबसे ज्यादा जो लंबा कर्क रेखा वो कहां पे है आपका, वो है आपका मध्य प्रदेश में। और सबसे कम कहां पे है आपका, राजस्थान में। सबसे कम कहां पे है, राजस्थान में क्या है, मिनिमम है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य में सबसे लंबा है, तो मध्य प्रदेश में है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य में सबसे छोटी है, या किस राज्य से कर्क रेखा सबसे कम गुजरती है, तो सीधी सी बात है राजस्थान। ठीक, डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अब ये क्वेश्चन बन सकता है इनमें से किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखते चलिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, कर्क रेखा का। ठीक, अब देखते हैं हम लोग क्या, मकर रेखा। अरे मकर रेखा हमारे यहाँ से नहीं जाता। ठीक है, मकर रेखा कहाँ है, नीचे नॉर्थ हेमिस्फेयर में, सदर्न हेमिस्फेयर में आता है। ठीक है, ये आपका देखो अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार का ये गेट निकोबार,
इसी ग्रेट निकोबार का ये वाला जो पॉइंट है इसी को बोलते हैं पिग्मिलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, गोहार मोती, किबिथू। ठीक, इस तरीके से याद करते चलिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग IST। ये कर्क रेखा के बारे में बताया था, एक मैंने बताया था ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम वो क्या होता है, एक इंटरनेशनल टाइम है, या बोला जाए तो ब्रिटेन का क्या है, एक स्टैंडर्ड टाइम है। उसके हिसाब से ब्रिटेन में क्या होता है, समय का निर्धारण होता है। उसी प्रकार भारत में भी समय का निर्धारण, जैसे अभी देखा जाए तो कितना बज रहा है, 12 बज रहा है। तो 12 बज रहा है तो क्या सब पूरे विश्व में 12 बजा होगा? नहीं भाई, अलग अलग देश में अलग अलग टाइम रहता है। अब वो टाइम अलग अलग क्यों रहता है? तो इसका कारण ये है कि हर देश क्या करता है, अपनी जो देशांतरीय विस्तार है, ठीक है, जो अपनी क्या है देशांतरीय विस्तार है, उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, एक स्टैंडर्ड लाइन डिसाइड करता है। ठीक है, उसी लाइन के हिसाब से क्या होता है, किसी भी देश का समय निर्धारित होता है। तो भारत ने भी एक स्टैंडर्ड लाइन डिसाइड किया है। ठीक है, एक स्टैंडर्ड लाइन डिसाइड किया है। उसी स्टैंडर्ड लाइन में से एक लाइन, मतलब एक लाइन क्या बोलेंगे, भारत ने अपने जो स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है, IST भारत का जो मानक समय रेखा है, या मानक समय रेखा ही बोलते हैं, ठीक है, मानक समय रेखा है, उसके लिए एक जगह डिसाइड किया। जो क्या किया है, भारत को इक्वल पार्ट में, जैसे ये वाला आपका क्या हो गया, गोहर मोती, ये हो गया क्या आपका किबिथू, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, तो ये दोनों के बीच ये कितने डिग्री पे था आपका, ये था आपका 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। और ये कितना था आपका 97 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट, इतना में था। तो ये कितना लगभग कितना था, 30 डिग्री, लगभग कितना है, देशांतरी विस्तार भी आपका लगभग है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री था। अब क्या चाहिए था भारत को कि यहां का भी टाइम में ज्यादा डिफरेंस मत हो, इधर का भी मत हो। तो क्या करेगा, एक बीच से रेखा खींचेगा। जैसे कर्क रेखा क्या करती है, भारत को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। कर्क रेखा क्या करती है, भारत को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। कैसे, ऐसे ऊपर की ओर और नीचे की ओर। ठीक है, ऊपर और नीचे की ओर भारत को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है आपका कर्क रेखा। वो बाय डिफॉल्ट है ना, ऐसा नहीं है कि करती है, मतलब बाय डिफॉल्ट ऐसा है कि भारत को क्या करता है, मतलब उसको तो हम लोगों ने नहीं खींचा है ना, उसका हम लोगों ने निर्धारण किया है। कर्क रेखा का निर्धारण क्या हुआ है, ग्लोबली हुआ है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुआ है। ठीक है, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या करता है, कर्क रेखा भारत को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। लेकिन जो IST होता है, इसका निर्धारण कौन करती है, तो भारत सरकार करती है। ठीक है, तो भारत सरकार ने क्या किया कि भारत को 2 बराबर भाग में डिवाइड हो, इसलिए क्या किया, एक देशांतर रेखा खींचा। ठीक है, एक मतलब एक देशांतर रेखा नहीं, एक देशांतर रेखा को क्या किया, अपना स्टैंडर्ड माना। अब वो देशांतर रेखा है आपका, देखिए यहां से खींचते हैं, ठीक है, ये उसका देशांतर, और ये कितने पे है, तो ये आप, ये इंपॉर्टेंट है ना, याद रखिएगा। भारत का जो मानक समय है 82 या 82.5 डिग्री बोलो। ठीक है, क्या बोलोगे, 82.5 डिग्री, या इसी को क्या बोल सकते हैं, 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, और क्या है ये आपका पूर्वी देशांतर। तो भारत क्या करता है, इसी पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के हिसाब से अपना मानक समय रेखा डिसाइड करता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय रेखा। ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा कितना है आपका, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, इधर आपका इक्वेटर रहा होगा, ये इक्वेटर बोलता हूं, ये क्या है, GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, ये क्या है आपका GMT, और ये क्या है 82.5 डिग्री पे हमारा भारत का है। ठीक है, जनरल अब 82.5 डिग्री ही क्या करता है, भारत को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, 2 समान। ठीक है, इधर भी वही टाइम होगा, इधर भी वही टाइम होगा, इसी के हिसाब से क्या होता है, डिसाइड होता है। तो इसको डिसाइड करने के लिए 82 डिग्री को जनरली एक चीज और थोड़ा सा याद रख लेना, जो भी टाइम जोन डिसाइड होता है ना किसी भी देश का, वो होता है आपका 7 डिग्री 30 मिनट के, इसी के पहाड़े में आना चाहिए, मतलब इसी के टेबल में वो आना चाहिए। तो 82.5 डिग्री इसी के टेबल में आता है। ये इंटरनेशनली क्या है, डिसाइड किया गया कि इसी टाइम जोन में दिखा जाए। अब वो इसलिए क्योंकि इतना डिग्री को ना कवर करने में 30 मिनट का समय लगता है। ठीक है, इतना डिग्री को कवर करने में 23.5 डिग्री को, मतलब 60 डिग्री को कवर करने में कितना समय लगता है, तो लगभग आधे घंटे का समय
लग जाता है। ठीक है, आधे घंटे का 60 डिग्री को कवर करने में कितना समय लग जाता है आपका? 60 डिग्री का। तो इसी के टेबल में ना जितने भी विश्व के देश हैं अपने टाइम जोन को ना अलग अलग, जैसे रसिया में देखोगे तो 11 टाइम जोन है, भारत में तो एक ही टाइम जोन है। ठीक है, इसी के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश में भी अगर अभी 12:05 हुआ है तो गुजरात में भी 12:05 ही हुआ होगा, लेकिन पाकिस्तान में अलग होगा, वो अपने हिसाब से टाइम जोन डिसाइड किया होगा। ठीक है, बांग्लादेश में अलग होगा, वो अपने हिसाब से टाइम जोन डिसाइड किया होगा। ठीक है, तो भारत ने जो टाइम डिसाइड किया है, ठीक है, अभी अगर 12:05 हो रहा है तो वो गुजरात के सरक्रिक में भी 12:05 होगा, कि बिथू में 12:05 होगा, क्योंकि भारत में एक ही स्टैंडर्ड टाइम है और वो कौन सा है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से आता है। इसका डिसीजन कैसे लिया गया है? तो ये क्या करता है, भारत को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, लगभग भारत का देशांतरीय विस्तार 23 डिग्री है, तो 15 डिग्री इधर, 15 डिग्री इधर, आईएसटी के 15 डिग्री इस साइड, क्या बोलते हैं आपका पश्चिम साइड, और 15 डिग्री ईस्ट साइड पे। ठीक है, और ये क्या होना चाहिए? लगभग 7:30 के पहाड़े में आना चाहिए, स्टैंडर्डली डिसाइड है। तो अब याद रखिएगा आप, भारत में एक जगह है, अब आईएसटी तो डिसाइड किया गया था, तो भारत में जो मेन है ये क्या है आपका? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज। ठीक है, ये क्या है आपका? उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज में एक जगह है आपका मिर्जापुर, देखिए। ठीक है, मिर्जापुर, इसी मिर्जापुर में एक जगह है नैनी। क्या है आपका? नैनी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नैनी। इसी नैनी से भारत का क्या हुआ है? आईएसटी स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड हुआ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के स्टैंडर्ड टाइम किसके हिसाब से डिसाइड हुआ है? तो प्रयागराज, मिर्जापुर। ठीक है, अब देखो, रसिया बहुत बड़ा देश है, वहां 11 टाइम है, 11। अमेरिका देखोगे तो वहां पे भी 2 है। ठीक है, लेकिन भारत क्या है, अपनी यूनिटी को बरकरार रखने के लिए, काम वाम में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है टाइम का। ठीक है, इसलिए क्या है, हमारे पास एक ही टाइम है। ठीक, अगर जनरली देखा जाए तो ये आपका क्या है? सर्क्रिक लाइन है। ये क्या है आपका? किबिथु है। दोनों के बीच 30 डिग्री का अंतर है। अब यहाँ पहले सुबह हो जाती है, यहाँ क्या होता है? पहले सुबह होता है, और यहाँ क्या होता है? बाद में होता है। यहाँ पहले रात हो जाती है, यहाँ बाद में होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम जोन की वजह से क्या होता है, अब इनको बेचारे को 10 बजे काम करने जाना है, 10 बजे मतलब 2 घंटे का, मतलब 1-2 घंटा देखो मान के चलो। ठीक है, यहाँ का हम लोग जैसे 12 बजे फील करते हैं ना, जितना धूप, कड़ी धूप 12 बजे के फील करते हैं, वो बेचारे ये 10 बजे फील करने लग जाते हैं, क्योंकि वहां धूप खड़ी पड़ने लग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इनके लिए दिन जल्दी होता है, रात जल्दी हो जाती है। इनके लिए दिन लेट में होता है, रात लेट में होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो डिसाइड होता है। अब जनरली मैंने बताया ना था क्या, कैसे अर्थ रोटेट होता है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है, पहले सुबह होता है। उसका नाम ही देखो, अरुणाचल प्रदेश। अरुण मतलब होता है सूर्य, जो सुबह का धूप लिखता है लाल लाल, उसको क्या बोलते हैं? अरुण। और आंचल यानी होता है प्रदेश, तो वह प्रदेश जहां से क्या होता है, सूर्य का उदय होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अरुणाचल प्रदेश। तो भारत में सबसे पहले कहाँ सूर्य निकलता है? तो किबिथु में निकलता है। ठीक है, किबिथु कहाँ है आपका? अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे लास्ट में गुजरात के सरक्रिक में जाएगा। ठीक है, गुजरात में। ठीक, तो ये चीज याद रखिएगा। अब देखिए, ये क्या है आपका? ग्रीनविच टाइम है, और ये कितना पे है आपका? 0 डिग्री पे है, और ये कितने पे है आपका? 82.5 डिग्री पे है। ठीक है, ये कितने पे है आपका? 82.5 डिग्री। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट पे है, तो दोनों के बीच लगभग कितना डिफरेंस हो गया? 82 डिग्री का। तो 82 डिग्री जनरली जब अर्थ जो है ना एक देशांतर से दूसरे देशांतर पे जाता है, इक्वेटर पे। ठीक है, एक इक्वेटर पे बोलो या थ्रू आउट पूरा बोलो, जब एक देशांतर वो मूव करता है ना, तो लगभग 4 मिनट का समय लगता है, मतलब 2 देशांतर के बीच। ठीक है, ये देखिए, ये 2 देशांतर है, ये एक देशांतर है, ये दूसरी देशांतर है। तो अगर सूर्य यहां से यहां तक मूव करता है, या अर्थ क्या है, रोटेट होता है, सूर्य तो मूव नहीं करता, अर्थ क्या है, रोटेट करता है, तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर में मूव करने के लिए लगभग 4 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है। अब देखो, जो ग्रीनविच टाइम है वो क्या है आपका? 0 डिग्री पे है, और ये क्या है आपका? 82 डिग्री पे है। ठीक है, कितने पे है हम लोग? 82। हमारा जो आईएसटी है वो कितना पे है? 82.5 डिग्री पे। और 1 डिग्री को मूव करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का। तो 82 डिग्री को मूव करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 10,
देखो इतना समय लगता है, कितना, लगभग 3300 मिनट। ठीक है, इतना समय लग जाता है ना, लगभग 3300 मिनट का समय लग जा 3300 बोलता हूँ, ये लगभग 330 मिनट लग जाता है। अगर इस 330 मिनट को किस में कन्वर्ट करोगे, आवर में मिनट कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा आपका, इसको क्या करोगे 60 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 5 घंटे 30 मिनट। कितना आता है, 5 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। तो याद रखिएगा जो भारत का IST है, हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय, जो ग्रीनविच मीन टाइम है, इससे 5.5 घंटा आगे है। क्या है, 5.5 घंटा आगे है, ये भी याद रखिएगा। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो भारतीय मानक समय है, ठीक है, भारतीय मानक समय जो ग्रीनविच टाइम है, ग्रीनविच मीन टाइम है, उससे कितना डिग्री या कितना मिनट या कितने घंटे आगे है। तो घंटे में बोलेंगे तो 5 घंटा 30 मिनट हम लोग क्या हैं, आगे हैं। तो भारत का IST जो ग्रीनविच मीन टाइम है उससे कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे है। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार पूछता है कैसे आगे है। तो बता दिया कि एक देशांतर के बीच कितना गैप रहता है, 4 मिनट का गैप रहता है। तो हम लोग क्या है, ग्रीनविच से जो कि 0 डिग्री पे है, और हमने खींचा कितने पे है, 82.5 डिग्री पे खींचा है। अब जाहिर सी बात है, जब 82.5 डिग्री पे खींचूंगा तो यहां से हमारे यहाँ सूर्योदय पहले होता है, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे 12 बजा है, तो वहां कितना बजा होगा, अभी 5:30 बजा होगा, सुबह हो रहा होगा ब्रिटेन में, ठीक है। ग्रीनविच टाइम कहाँ पे, ब्रिटेन में। अब उस इक्वेटर में जितने भी देश आएंगे, सॉरी उस इक्वेटर में बोलता है, उस क्या है देशांतर में, 0 डिग्री देशांतर में जितने भी देश आएंगे, ठीक है, उनका टाइम क्या होगा, अभी हमसे 5 घंटे पीछे होंगे, 5.5 घंटे। जैसे अभी 12 बजा है या 12:30 बजा रहे हैं, तो वहां पे 7 बजा होगा, ठीक है। अभी 12 बजे, देखो अभी 12 बजा है, ठीक है, 12 बजा है, तो वहां पे कितना टाइम हुआ होगा, अभी 6:30 बज रहा होगा, ठीक। तो ये भी याद रखिएगा, समझ आया। 4 मिनट का अंतर रहता है दो देशांतर के बीच। भारत जो है ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है भारत के। अब देखिए भारत के कहां से, नैनी से। भारत में जो है उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, मिर्जापुर के नैनी से निकला है IST। अब एक क्वेश्चन बनता है कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है भारत के कितने राज्यों से गुजरता है, ठीक है, या किन किन राज्यों से गुजरता है। तो यह जो IST है भारत के कितने, 5 राज्यों से होकर गुजरता है। भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। ये भारत के 5 राज्य कौन कौन से है, देखिए IST कितने डिग्री पे है आपका, एक याद रखिए, ये है आपका 82.5 डिग्री पे है, या 82 डिग्री 30 मिनट यहाँ पे है आपका पूर्वी देशांतर, ठीक है। बात करें GMT से, ग्रीनविच मीन टाइम से, तो कितना है, 5.5 घंटा, 5 आवर 30 मिनट, ठीक है। 5.5 घंटा क्या है, आगे है, ठीक। निकलता कहाँ से है, तो उत्तर प्रदेश, कौन सा है आपका, प्रयागराज, ठीक है। प्रयागराज के कहां से, मिर्जापुर, मिर्जापुर के कहां से, नैनी, ठीक है। क्या होता है, मिर्जापुर के नैनी से निकला है। अब देखो ये कितने राज्यों से जाता है, तो ये भारत के 5 राज्य, ठीक है। भारत के कितने, 5 राज्य। और ये 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो एक तो हो गया आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद कौन सा है आपका MP। ये भी याद रखना ना, ये उत्तर से दक्षिण बता रहे हैं हम लोग, उत्तर से दक्षिण, ठीक है। इसी को दक्षिण से उत्तर कुछ भी पूछ सकता है। तो उत्तर प्रदेश, MP, फिर क्या आता है आपका, छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक है। कौन कौन से 5 राज्य है आपका, ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, 5वां आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से हम लोग का IST गुजरता है, ठीक है। समझ आया। देखिए अब एक चीज ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत, ये वाला जो पॉइंट है क्या है आपका, सरक्रिक का गोहार मोती, और ये क्या है आपका किबिथु। दोनों के बीच ना अगर देशांतर देखें तो 30 मिनट का अंतर है, सॉरी 30 मिनट का बोलता हूँ, 30 डिग्री देशांतर का अंतर है, इसलिए 30 डिग्री का है। तो अगर देखा जाए तो 30 चौक क्या होता है, अगर एक देशांतर में 4 मिनट होता है तो टोटल क्या हो गया आपका 120 मिनट, और 120 मिनट इक्वल्स टू क्या होता है आपका 2 आवर। 120 मिनट इक्वल्स टू क्या होता है आपका 2 आवर, 2 घंटे होता है। तो यहाँ के समय और यहाँ के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होना चाहिए, पर होता है क्या, नहीं होता है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि भारत में एक स्टैंडर्ड टाइम है। जितना यहाँ पे टाइम हुआ होगा कि बिथू में, उतना ही टाइम कहाँ पे होगा आपका सरक्रिक में होगा, उतना ही टाइम आपका कहाँ पे होगा गुहार मोती में होगा। तो कोई भी टाइम डिफरेंस नहीं होता है। ठीक, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक, समझ आया? चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आई होंगी। थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग, और इसमें कुछ रह तो नहीं गया है स्थिति एवं विस्तार से। ठीक है, अभी बहुत कुछ है ना, अभी तो और भी देखेंगे। भारत के विभिन्न राज्यों को देखेंगे। ठीक है, भारत के जो पड़ोसी देश हैं, किस देश के साथ सर्वाधिक सीमा है, किस देश के साथ कौन सी लंबाई है, भारत का जल क्षेत्र देखेंगे। ठीक है, बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन मेरे को लग रहा है थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है, इसलिए एक कुछ चीज़ें और बताता हूँ, फिर उसके बाद आज का क्लास हम लोग कम खत्म करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। ठीक है, सारी चीज़ें ना याद करते चलना और नोट्स बनाते चलना। ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। मैं तो क्या करूंगा, या ऐसे ही पढ़ाऊंगा, पूरा समझाऊंगा। नोट्स बनाने की जिम्मेदारी क्या होगी आपकी, या तो नोट्स आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक, ये क्या है अपना प्यारा भारत। ठीक, अब देखो, बहुत कुछ देख लिया अब इसमें। अब थोड़ा सा इसका जल क्षेत्र देख लेते हैं। देखिए, इस वाले मैप में देखते हैं, इसमें देखते हैं। चलिए, ये क्या हो गया आपका भारत। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये है आपका अरेबियन सी, अरब सागर। ये है आपका इंडियन सी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। और ये है आपका बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बंगाल की खाड़ी। यहाँ देखा जाए तो ये है आपका पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान। इधर आपका देखा जाए तो 106 किलोमीटर आपका क्या आ जाएगा, अफगानिस्तान। ठीक है, ये आपका चाइना, ये आपका नेपाल, ये आपका, ये छोटा सा, ये क्या है आपका भूटान, भूटान। ये आपका म्यांमार, ये आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश। और ये आपका श्रीलंका। ठीक है, ये हो गया आपका श्रीलंका। तो ये क्या है, भारत के पड़ोसी देश हैं। एक पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चाइना, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठवां म्यांमार, सातवां बांग्लादेश, आठवां श्रीलंका। और यहाँ पे एक ये है ये लद्दाख है नीचे, और है आपका मालदीव। ठीक है, ये क्या है आपका मालदीव। ठीक है, ये इसको 9, ये क्या है आपके भारत के पड़ोसी देश हैं। ठीक है, पर इसमें से दो देश देखो, श्रीलंका और मालदीव, उसके साथ क्या है उसका भूमि का, या बोलेंगे लैंड, इनके साथ क्या है अपना सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, सीमा साझा इन 7 देशों के साथ भारत सीमा साझा करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग आके देखेंगे, फिलहाल यही देखिए। तो देखिए, भारत का जो स्थल सीमा है, अगर यहाँ से देखा जाए टोटल, ये क्या है आपका भारत का स्थल सीमा है। ठीक है, ये क्या है भारत का स्थल सीमा, ये वाला नेपाल, फिर उसके बाद ये सिक्किम, फिर ये भूटान, म्यांमार। ठीक है, फिर ये आपका पूरा बांग्लादेश। ठीक है, यहाँ तक क्या है भारत का स्थल सीमा है। ठीक है, यहाँ तक आपका भारत का स्थल सीमा है। तो इसकी जो टोटल लंबाई है, भारत की जो स्थल सीमा की लंबाई है, स्थल रेखा या सीमा बोले, स्थल सीमा की जो लंबाई है, ये टोटल है आपका 15,200 किलोमीटर। ठीक है, कितना है आपका 15,200 किलोमीटर। ठीक है, ये कितना है आपका 15,200 किलोमीटर। वहीं ये क्या हो गया, ये आपका भारत की जल सीमा। ठीक है, ये क्या होगी आपका भारत की जल सीमा, ये मुख्य भारत है। ठीक है, तो भारत का जो तटीय क्षेत्र है, तटीय तटीय सीमा, ये जो है आपका, ये है 6100 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन ये क्या है
मेन लाइन इंडिया का है। और भारत के क्या है, कुछ तटीय क्षेत्र भी हैं। भारत के क्या है कुछ, ये देखिए ये वाला जैसे ये मालदीव है, तो इसका भी तो कुछ ना कुछ एरिया होगा, ठीक है। इधर दमन दीव, यहाँ पे आपका मुंबई हाई है। इधर आप देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसका भी तो क्या, इसका भी क्या है आपका, इसका भी कुछ ना कुछ तो क्षेत्रफल होगा, तटीय सीमा। तो इसको अगर इंक्लूड करते हैं, ठीक है, किसको, द्वीप को भी शामिल करते हैं, शायद नहीं दिख रहा होगा येलो कलर, ठीक है। अगर क्या करते हैं, द्वीप को भी शामिल करते हैं, तो भारत का जो जल सीमा है, ठीक है, भारत का जो कुल जल सीमा है ये है आपका 75, ये है आपका 75 16.6 किलोमीटर, ठीक है, 75 16.6 किलोमीटर। एग्जैक्ट याद रखिएगा, डायरेक्ट इसको पूछता है कि भारत की कुल जल सीमा की लंबाई कितना है, तो 75 16 किलोमीटर है। भारत के मुख्य जो जल सीमा है वो कितना है आपका, 6100 किलोमीटर है। भारत की जो स्थल सीमा है वो कितना है, 1500 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर है। भारत जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, इन देशों के साथ क्या करता है, अपना स्थल सीमा साझा करता है। भारत जो है श्रीलंका और मालदीव के साथ उसका क्या है, जल सीमा साझा करता है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के जो नीचे है वो मिनी कॉय है, और मिनी कॉय के जस्ट नीचे है आपका मालदीव, तो मालदीव और मिनी कॉय है, ठीक है। तो उन सारी चीजें उनके साथ क्या करता है भारत, मालदीव और श्रीलंका के साथ जल सीमा साझा करता है, ठीक। तो ये भी आप याद रखिएगा। अब देखिए भारत का जो कुछ क्षेत्र रहता है, ठीक है, भारत का क्षेत्र कहने का मतलब है कि जल में भी जो जल क्षेत्र है भारत का, वहां पे भी तो कुछ ना कुछ भारत का अधिकार होगा। तो भारत के यहां से देखिए, ये आपका 3 चीज याद रखिएगा, जो एक इंटरनेशनल कोर्ट है या इंटरनेशनल जो एक जो मेरिटाइन है, मतलब उसको बोलते हैं समुद्री समझौता है, अंतर्राष्ट्रीय जो समुद्री समझौता है, उसके हिसाब से ना 3 और क्षेत्र होते हैं, ठीक है। एक होता है प्रादेशिक क्षेत्र, मतलब ये जल सीमा की बात कर रहा हूं ना, प्रादेशिक प्रादेशिक क्षेत्र। एक होता है संलग्न क्षेत्र, प्रादेशिक क्षेत्र, ठीक है, टेरिटोरियल एरिया। फिर होता है संलग्न क्षेत्र, कॉन्टिजियस जोन। और एक होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ठीक है। एक होता है आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ठीक, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसको बोलते हैं कॉन्टिजियस जोन, और इसको बोलते हैं टेरिटोरियल जोन, ठीक है, प्रादेशिक क्षेत्र। तो जैसे ये वाला देखें, यहां से लगभग जो पहला लिखा हूं प्रादेशिक क्षेत्र जोन, तो लगभग 12 जो नॉटिकल माइल है, नॉटिकल मील, ठीक है, जो 12 नॉटिकल माइल है, यहां तक क्या होता है आपका प्रादेशिक क्षेत्र होता है, ठीक है। फिर 12 से 24 तक, ठीक है, लगभग इतना 12 ही, तो 12 और 12 से आगे क्या होगा आपका 24 तक, इसको बोलते हैं आपका संलग्न क्षेत्र, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आपका संलग्न क्षेत्र। और फिर यहां से टोटल, ये तो टोटल यहां से हुआ ना 24, ठीक है, यहां से 24, एक मिनट, चलिए देखो ये वाला एरिया देखो, यहां से लगभग 12 नॉटिकल माइल तक क्या होगा, 12 नॉटिकल माइल, क्या मील बोलो, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल तक क्या रहेगा आपका प्रादेशिक क्षेत्र, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263, तो ये तो क्या हो गया उसका मेन लैंड का क्षेत्र है। लेकिन साथ ही साथ जो समुद्र है, तो भारत से लगे जो समुद्र है उस पर भी तो भारत का कुछ अधिकार होगा, ठीक है। तो इसी अधिकार को, या विभिन्न देश जो है उसकी सीमा से लगे हुए जो समुद्र है उसमें क्या करते हैं, कुछ अधिकार देते हैं। कौन देता है, तो ये एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री समझौता हुआ है विभिन्न देशों के बीच, उसी समझौता के हिसाब से जो 12 नॉटिकल मील्स का जो डिस्टेंस रहता है उसमें क्या होता है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रादेशिक क्षेत्र, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं प्रादेशिक क्षेत्र। इस क्षेत्र में क्या होगा, भारत को 12 ये वाला जो क्षेत्र है वहां पे क्या होगा, भारत को जो जितने भी संसाधन है उसके
दोहन का क्या होगी, स्वतंत्रता होती है। किसमें, 12 नॉटिकल मील तक। अब इसी से ये वाला डिस्टेंस है कितना तक, लगभग 24 नॉटिकल मील तक। ठीक है, 24 नॉटिकल मील के जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं संलग्न क्षेत्र। क्या बोलते हैं उसको, संलग्न क्षेत्र। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, संलग्न क्षेत्र। इस जो संलग्न क्षेत्र है यहाँ पे भी भारत को सीमा शुल्क, ठीक है, राजकोषीय निधि, ठीक है, राजकोषीय, ठीक, कुछ संसाधनों के दोहन का, समुद्री जो संसाधन होते हैं, ठीक है, समुद्री संसाधन, ये सब का क्या होता है, दोहन करने की उसकी भी क्या होती है, स्वतंत्रता होती है, अधिकार होती है। ये कौन देता है आपका, ये देता है आपका जो एक समझौता हुआ है उसके तहत। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं। और फिर यहां से लगभग 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो इतना क्या होता है, भारत का क्षेत्र और होता है। ठीक है, भारत की स्थिति एवं विस्तार, तो भारत का विस्तार समुद्र में 200 नॉटिकल मील तक है। ठीक है, 200 नॉटिकल मील तक है। तो ये सारी चीजें याद रखिए। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। लगभग हम लोगों ने बहुत सारी चीजें स्थिति एवं विस्तार से कवर की हैं, और भी हम लोग चीजें पढ़ेंगे अभी। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा, जैसे जो IST होता है जनरली, ये क्या है आपका, कैप्का मोरिन हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा, इंदिरा कॉल। ठीक, अब देखो इंदिरा कॉल, देखो क्या ये वाला क्षेत्र क्या होता है, ये क्या है आपका, लद्दाख का क्षेत्र है। ठीक है, लद्दाख, तो ठीक है, ये क्या है आपका, लद्दाख का क्षेत्र है। और ये क्या है आपका, तमिलनाडु में कौन सा पॉइंट है, वो कैप्का मोरिन है। तो जो कैप्का मोरिन, ठीक है, कैप्का मोरिन और ये लद्दाख, या फिर ये देखो आपका ये केरल। ठीक है, तो केरल में जो सबसे बड़ा दिन होता है और जो सबसे बड़ी रात होती है, ठीक है, सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ी रात, इसके बीच जो डिफरेंस रहता है, ठीक है, इसके बीच क्या होता है, डिफरेंस रहता है, वो लगभग कितना रहता है, 5 घंटे का रहता है। ठीक है, लगभग 5 घंटे का रहता है। वहीं लेह में एक जगह है, कहाँ पे आपका, लेह, लद्दाख की राजधानी लद्दाख, यहाँ पे जो है सबसे बड़े दिन और सबसे बड़े, सॉरी उल्टा बोल दिया, यहाँ पे 45 मिनट का अंतर रहता है। ठीक है, क्या रहता है, 45 मिनट का। केरल में जो सबसे बड़ी दिन और सबसे बड़ी रात के बीच का जो अंतर है वो 45 मिनट रहता है। वहीं लेह लद्दाख में जो सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ी रात के बीच अंतर जो रहता है वो लगभग 5 घंटे का रहता है। इसका क्या कारण है, ठीक है, केरल में सबसे बड़े दिन और सबसे बड़े रात के बीच जो समय का अंतर है मात्र 45 मिनट है, जबकि लेह लद्दाख में यही अंतर कितना है, 5 घंटे का है। तो इसका क्या कारण है, ठीक है, तो इसका मेन कारण है भारत का देशांतरी नहीं, सॉरी, भारत का क्या, अक्षांशीय विस्तार। क्या कारण है, भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत क्या है, इस तरीके से पूरा अक्षांशीय क्या हुआ है, विस्तार हुआ है। अब क्या होता है, जनरली देखेंगे तो ये इक्वेटर के क्या है, पास है, ये इक्वेटर के क्या है, ज्यादा पास है, और ये इक्वेटर से दूर है। जो जगह इक्वेटर से जितना ज्यादा दूर है वहां पे सूर्य की किरणें क्या होगी, तिरछी पड़ेगी। ठीक है, सूर्य की किरणें क्या होगी, तिरछी पड़ेगी। और जो इक्वेटर के पास है वहां पे सूर्य की किरणें क्या होगी, अपेक्षाकृत लंबवत पड़ेगी। ठीक है, परपेंडिकुलर पड़ेगी। यहाँ पे क्या पड़ेगी, तिरछी पड़ेगी, और यहाँ पे लंबवत पड़ेगी। जब केरल वाले क्षेत्र में क्या होता है, जनरली लंबवत पड़ता है। इसलिए जो सबसे बड़ा दिन है और जो सबसे बड़ी रात है उसके बीच जो अंतर रहता है लगभग 45 मिनट का रहता है। जबकि लेह लद्दाख में क्या होता है, यही तिरछी पड़ती है, इसी वजह से सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, इसलिए सबसे बड़े दिन और सबसे बड़े रात के बीच 5 घंटे का अंतर होता है। तो इसलिए अगर मेन कारण देखा जाए तो क्या है, वो है भारत का अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, चलिए आज के लिए क्लास इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।